डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर 4 से 5% बच्चों में होता है। मतलब 100 में से 4 से 5 बच्चों में ये प्रॉब्लम रहती है। और ये प्रॉब्लम कोई ब्रेन डैमेज की प्रॉब्लम नहीं है। इसमें ब्रेन का जो डेवलपमेंट है, अगर एमआरआई करें तो बिल्कुल नॉर्मल दिखता है। तो सारी चीज़ें नॉर्मल दिखती हैं और 1 से 2 साल तक कोई प्रॉब्लम पता नहीं चलती। जनरली देखा जाता है कि 2 साल के बाद ये बच्चे थोड़े हाइपर एक्टिव हो सकते हैं, एक जगह बैठते नहीं हैं, या उनका जो अटेंशन स्पैन है वो थोड़ा कम हो सकता है, या उनकी जो स्पीच है वो थोड़ी अनक्लियर हो सकती है। मतलब थोड़ा सा वो तुतला के बोल सकते हैं और कुछ शब्द वो कोशिश करने के बाद भी साफ नहीं बोल पाते, जैसे बिस्कुट को इस्कुट या इस तरीके से वो बोलते हैं। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके इम्प्रूव होती हैं, मगर कुछ बच्चों में क्योंकि वो और बच्चों की तुलना में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, एक अवॉइडिंग बिहेवियर आ जाता है। अवॉइडिंग बिहेवियर का मतलब है कि जो चीज़ वो अच्छा नहीं कर पा रहे वो उसको नहीं करते हैं, और साथ में कंट्रोलिंग बिहेवियर आ जाता है। मतलब कि वो चीज़ों को हमेशा अपनी तरीक़ों से करना चाहते हैं और दूसरों के तरीक़ों को वो अवॉइड करते हैं क्योंकि वो कुछ चीज़ों में लैग कर रहे हैं। तो इसमें जो प्रॉब्लम है उसे कहते हैं सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग। मतलब कि जैसे ह्यूमन जो है पूरी पृथ्वी पर सबसे विकसित एक स्पीशीज़ है। तो विकसित इसलिए क्योंकि ब्रेन का डेवलपमेंट उस लेवल पे हो चुका है कि ह्यूमन जो है वो एक सीक्वेंस में काम कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए किसी को शर्ट का बटन बंद करना है, तो उसकी जो उंगली है, अगर आप ध्यान दें कि आप शर्ट का बटन बंद कर रहे हैं तो कभी आपके हाथ थोड़े टाइट होंगे, कभी लूज़ होंगे, उंगली कभी टाइट होगी, कभी लूज़ होगी, और एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में हाथ चलेगा। वो सीक्वेंस ब्रेन में कोड होता है और एक वायरिंग के थ्रू हाथ को जाता है इंफॉर्मेशन, तभी बच्चे जो हैं वो सीक्वेंस में वो काम कर पाते हैं। अब जैसे येलो का एग्जांपल दिया मैंने कि येलो, तो येलो में भी होठ, जो जीभ है, जो हवा उसमें से निकलती है वो एक पर्टिकुलर तरीके से निकलती है, और जीभ जो है वो आगे पीछे होती है ताकि बच्चे उस चीज़ को क्लियरली कर सकें। तो डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें बच्चे ज़्यादातर सीक्वेंस वाले कामों में स्ट्रगल करते हैं। और इंडिया में अगर बच्चे पढ़ लिख रहे हैं तो फिर ज़्यादातर हम इन बातों की केयर नहीं करते हैं कि बच्चे सीक्वेंशियल काम में स्ट्रगल करते हैं, जब तक कि कोई चीज़ पढ़ाई लिखाई को इफ़ेक्ट नहीं करे। तो एक जो मेन प्रॉब्लम इनकी है कि इनका अटेंशन स्पैन शॉर्ट होता है, थोड़े हाइपर एक्टिव होते हैं, तो इनको अक्सर ADHD से कंफ्यूज कर लेते हैं कि कहीं इन बच्चों में ADHD तो नहीं है, और ADHD की दवाई देने के बाद भी इन बच्चों में फ़ायदा नहीं होता। तो इनमें मेन प्रॉब्लम जो दिखती है वो बिहेवियर की है, कंसंट्रेशन की है, और शुरू में 3 से 4 साल की एज में ये बच्चे साफ नहीं बोल पाते। थोड़े से और बड़े होते हैं तो जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं, जैसे मान लीजिए साइकिल चलाना या अच्छे से बॉल को कैच करना, बॉल की डिस्टेंस को मेजर कर पाना हवा में कि कितने ऊपर से अगर बॉल गिर रही है तो उसको कैच कर पाना, ये सारी चीज़ों में इनको प्रॉब्लम होती है। थोड़े से ये और बच्चों से पीछे होते हैं। उसके बाद पेन को पकड़ना, हाथ से ग्रिप करना, अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना, इसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। और साथ में जैसे मैंने बोला कि अपने बटन्स को खोलना बंद करना, लेसेस जूते के बांधना, ये सारी चीज़ें इनको समझ नहीं आती। अक्सर ये जूते एक पैर से दूसरे पैर में समझ लेते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है कि वो कोऑर्डिनेट सही से नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा सा बच्चे जब और बड़े होते हैं तो देखा जाता है कि वो इतने ऑर्गेनाइज नहीं हैं, या तो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड की भी प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़े से फॉरगेटफुल या भुलक्कड़ भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन बच्चों में रहती हैं, और उसकी वजह से थोड़ी सी इनमें कॉन्फिडेंस की कमी रह सकती है, जिसकी वजह से उनका बिहेवियर या तो कंट्रोलिंग आता है, मतलब वो कंट्रोल करते हैं, या तो फिर अवॉइडिंग आता है।
तो अच्छी बात यह है कि ये कॉमन है, और अक्सर अगर पेरेंट्स ध्यान न दें या स्कूल ध्यान न दें तो पता भी ना चले, बाद में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत बच्चों में इसका इफ़ेक्ट ज़रूर देखा जाएगा। बट आजकल पेरेंट्स केयरफुल हैं, वो समझते हैं कि हाँ बच्चे में अगर ये कोऑर्डिनेशन इशू है तो हम उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, हम इसके लिए बच्चे को हेल्प कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी MRI स्कैन या कोई भी ब्लड टेस्ट या वो सब की ज़रूरत नहीं होती है। हम बस बच्चे की जो सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग है या कोऑर्डिनेशन है उसको चेक करते हैं एज के हिसाब से, वो पीछे हैं कि नहीं, और अगर वो पीछे हैं तो हम उन एरियाज़ में उनको हेल्प कर देते हैं, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो इन बच्चों में डायग्नोसिस करने के लिए हम लोग बच्चे की असेसमेंट करते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि बच्चे कुछ एक्टिविटीज़ हम उनकी चेक करते हैं कि वो एक्टिविटीज़ कितनी अच्छी से कर पा रहे हैं, और वो उनके एज के कंपेयर्ड में और बच्चे कितनी अच्छे से कर पाते हैं। तो उसका फिर एक ग्राफ होता है जिसमें उनको प्लॉट किया जाता है कि कंपेयर टू दैट बच्चे कुछ खास एक्टिविटीज़ में और बच्चों की तुलना में पीछे हैं कि नहीं। अगर वो पीछे होते हैं तो उनकी बिहेवियर भी एसेस की जाती है कि क्या उस पीछे होने का कोई बिहेवियर प्रॉब्लम भी उनमें है, और इन दोनों को मिला के ही ये समझा जाता है कि बच्चे में ये प्रॉब्लम है कि नहीं। और ट्रीटमेंट में सिर्फ इस बात का ट्रीटमेंट नहीं होगा कि बच्चे जिस चीज़ में पीछे हैं उनको उसमें हेल्प मिले, उनको उनके बिहेवियर के लिए ज़्यादा हेल्प मिलनी चाहिए, जिसके लिए स्कूल में और घर में थोड़ा बहुत एक्टिविटीज़ और थोड़ा बहुत एक टाइप का प्रोग्राम हम ऑफ़र करते हैं ताकि बच्चों में अच्छा और जल्दी से रिज़ल्ट आए। तो ट्रीटमेंट के बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूँगा।